तो स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो काफ़ी डिमांड के बाद गुप्तवंश के बारे में बोला गया था कि गुप्तवंश के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो आज गुप्तवंश के बारे में, तो सबसे पहले हमको गुप्तवंश के बारे में ये पता करना है गुप्तवंश की जानकारी हमसे किसको कहाँ से मिलती है। तो वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त। तो वायु कैसे चलती है? गुप्त रूप से चलती है। तो वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्तवंश की। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है हमको? शातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो गुप्तवंश के शासक कौन थे? तो वैश्य थे, यानी विष्णु के उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि यह कुषाणों के सामंत थे। तो कुषाणों के सामंत यानी कुषाणों के बाद कौन शासन करने आए? तो गुप्तवंश वाले शासन करने आए, इसलिए इन्हें कुषाणों का शासकों का सामंत कहा जाता है। इन्होंने बिहार के स्थान पर किसको ज़्यादातर वरीयता दी? तो देखिए, इसके पहले जो भी आते थे राजा या फिर जो भी गद्दी पर बैठता था वो कहाँ पर जाता था? ये अपना इंडिया का मैप है। ये ज़्यादातर लोग कहाँ पे जाते थे? तो ये ज़्यादातर लोग कहाँ पे? ये बिहार के पास आते थे, यहाँ पे बिहार, ठीक ना। अब जो है तो गुप्तवंश ने क्या किया? गुप्तवंश ने बिहार की जगह पर किसको दिया वरीयता? तो इसने दिया वरीयता, किसको दिया? उत्तर प्रदेश को, यानी कन्नौज को। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। यानी इनने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया? यहाँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, ठीक ना। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। फिर इस वंश का अगला शासक कौन था? घटोत्कच। अगर क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक, सीधा पूछे अगर श्रीगुप्त हो ऑप्शन में, तो आपको श्रीगुप्त लगाना, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर जब पूछेगा तब आपको कुछ और लगाना है, ठीक है ना। फिर अगला शासक कौन बनता है इसके बाद श्रीगुप्त के बाद? घटोत्कच। इन दोनों के सामंतों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। मैंने बताया ना आपको, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, जिसका विवाह किससे होता है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से होता है, और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी, तो सीधा पूछेगा कि गुप्त वंश के किस शासक ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे राजा रानी प्रकार के सिक्के? तो जी हाँ, किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। फिर इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। किसके बारे में आते हैं? समुद्रगुप्त के बारे में। यह कुमार देवी का पुत्र था। यह किसका पुत्र था? जो कुमार देवी, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह अतः यह खुद को क्या कहते थे? लिच्छवी दौहित्र का कहते थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सीधे पूछेगा किस गुप्त शासक के बचपन का नाम कांच था? तो यह समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था? कांच था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम क्या था? कांच था। इसने आर्यावर्त को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यावर्त को जीतकर, उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। इसने दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता और उससे क्या करता था? टैक्स वसूलता था। क्या करता था? उनसे टैक्स वसूलता था। इसने विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरणीबंध, तो किस गुप्त शासक को धरणीबंध कहा जाता है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा किस गुप्त शासक को धरणीबंध कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इतिहासकार BF स्मिथ ने इसे नेपोलियन कहा। नेपोलियन से इसकी तुलना की थी। फिर इसके बाद आते हैं पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। यानी किस पुराण में? वायु पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था, ठीक है ना। और समस्त दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के नतमस्तक था। श्रीलंका के शासक ने इनके समय पर बौद्ध गया मंदिर के लिए मांगा था और इन्होंने उसको क्या किया था? दे दिया था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का कहाँ से जानकारी मिलती है हमको? तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिशेन द्वारा। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, बता दिया मैंने आपको। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित पुस्तक नामक की रचना की और इसे कविराज भी कहा जाता था। इसकी जो किस गुप्त शासक के सिक्के जो हैं बीड़ा बजाते हुए वेशभूषण दिखाया गया है? तो यह कौन थे? सैनिक वेशभूषण बजाया गया। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन था? तो मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? रामगुप्त। और रामगुप्त एक अयोग्य शासक था और इसका जो है वध कौन कर देता है? इसका छोटा भाई उसकी पत्नी के कहने पर वध कर देता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य कहाँ पर इन्होंने शासन किया था? तो इन्होंने कहाँ पे शासन किया था? उज्जैन में शासन किया था, जी हाँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे उपाधि दी गई है, इन्होंने कहाँ पर का शासन किया था? तो उज्जैन में इन्होंने शासन किया था। और विक्रमादित्य की उपाधि सूरवीर। विक्रमादित्य की कुल उपाधि अब तक 14 बार शासकों ने दी है। और ये समझ लीजिए जिसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धरी है, मतलब कोई ना कोई थुरा होगा इसमें, पक्का कोई ना कोई इसमें थुरा होगा।
चांदी प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए थे? चांदी प्रकार के सिक्के किस गुप्त शासक ने चलाए थे? तो किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने। न्याय का सिंहासन बनवाया था इसने, और इसके दरबार में विस्तार हिंदू धर्म का हुआ था, ठीक ना। इसके दरबार में 9 संस्कृत के विद्वान थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। उसमें थे कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के क्या थे? वैद्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो वह आया था फाहयान, और इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठतम जलवायु भी कहा था। इसकी यात्रा का विवरण किस किताब में मिलता है? तो फोयुकी नामक इसने किस तक पुस्तक लिखी है। और हेन सांग जो आया था उसके उसमें क्या लिखा था? शी युकी उसने लिखा है। इसने महायान शाखा के शिक्षा के नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने के बेटे ने, समूत कुमार गुप्त ने। और इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता है? महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड इसे कहा जाता है। विश्व का पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना राजा दक्ष ने की थी, और वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाने वाला कौन था? तो यह बनवाने वाले कुमार गुप्त थे। 1198 में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी आया और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है? स्कंदगुप्त बनता है। कौन बनता है? स्कंदगुप्त अगला शासक बनता है, और इसका स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किन शासकों की जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, और तीसरा शासक कौन होता है? रुद्रसेन स्वयं होता है, जिसकी जानकारी मिलती है। रुद्रसेन वहां पर लिखा है कि इसकी मैं क्या करवा रहा हूं, जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण मैं करवा रहा हूं, रुद्रसेन यानी मैं। और वहां पर लिखा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यह बनवाई गई थी। फिर स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी वहां से मिलती है। इसके बाद गुप्त शासक छोटे छोटे राज्यों में बसते गए, और एरण अभिलेख से हमको पता चलता है कि सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य हमको मिलता है एरण अभिलेख से। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, और इस वंश के विनाश का कारण हुणों का आक्रमण था। अच्छा ठीक है, आप एक बात बताइए हमें, आपको अगर पता चलेगा आपको गुप्त वंश के बारे में अगर लिखने का है तो आप क्या क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इसके बारे में जो इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन था? घटोत्कच। इन दोनों ने क्या किया? सामंत की जिंदगी बिताई। फिर इसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसकी जो शादी किससे होते? कुमार देवी यानी लिच्छवी राज की जो रानी थी। फिर इसकी जो संतान होती है वो कौन होता है? समुद्रगुप्त होता है। और समुद्रगुप्त के बाद कौन होता है? कुमार गुप्त होता है। और कुमार गुप्त के बाद कौन होता है? इस समुद्रगुप्त के बाद कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। फिर इसके बाद कुमार गुप्त होता है। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त होता है, और स्कंदगुप्त के बाद कौन होता है? भानुगुप्त। और भानुगुप्त के बाद कौन होता है? इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है। इसके बारे में आपको अगर रिवीजन करने के लिए आप जाएं तो आप क्या क्या बता सकते हैं? तो आपको इसके बारे में क्या हो? संस्थापक पता होना चाहिए, किसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, आपने को समुद्रगुप्त के बारे में जो ये आपका चंद्रगुप्त जो था गुप्त वंश, इसके बारे में हमने सब कुछ बता दिया है। अब हम इसके बारे में गुप्तकालीन व्यवस्थाओं के बारे में अगली वीडियो पर डालेंगे, यानी गुप्तकालियों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था का साधन क्या था, इनके आय का साधन क्या था, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर बनाकर अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।